फिर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के आप जानते हैं दो पार्ट होते हैं, विजिबल पार्ट जहां पर गुड्स है और गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो वहां ये डेटा हम देखें 2018-19 का, इसलिए क्योंकि 2019-20 का डेटा इकोनॉमिक सर्वे ने नवंबर महीने तक का प्रोविजनली दिया है जो 2020 में इकोनॉमिक सर्वे आया, तो पूरे साल का अभी अपने पास है ही नहीं। सो व्हेन इट कम्स नेक्स्ट ईयर तब देखेंगे। हाँ, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, गुड्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में माइनस यानी ट्रेड डेफिसिट। फिर इनविजिबल अकाउंट में देखो सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सरप्लस प्लस 82 बिलियन या 82,000 बिलियन डॉलर जितना हमारा एक्सपोर्ट रहता है। फिर ये इनकम तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और ट्रांसफर यानी रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, पैसा आता है जाता है, कुल मिलाकर इन सभी का प्लस माइनस करो तो जवाब मिलता है -57, दैट इज डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गई यानी चालू खाता घाटा। ये इकोनॉमी के लिए खराब कैसे है हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके चलते डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, रुपया वीक हो जाता है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ती है वगैरह। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए काम क्या करने थे वो भी हमने देख लिए थे। ऑयल का इंपोर्ट कम करें, गोल्ड का इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, उसके अलग अलग योजनाएं और इश्यूज हमने पढ़े थे। उसमें नए अपडेट्स क्या आए हैं वो अभी नए हैंडआउट के पेज 68 पे। तो अब याद करें ऑयल के केस में हमने देखा था कि ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नेल्प और बाद में हेल्प पॉलिसी बनती है। फिर जब ऑयल सस्ता हो तो उसको खरीद लिया जाए बाहर से और हम लोग स्टोर करें, वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमने देखे थे। अब ऑयल के अंदर इंटरनेशनल प्रोडक्शन की बात करें तो ओपेक और रशिया का कार्टेल और वो कैसे प्राइस को कंट्रोल करते थे देखा था। उसमें फिर और नए 2-3 अपडेट क्या है कि अमेरिका के अंदर ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया, ये कैसे संभव है, और दूसरा कि भारत में ऑयल सस्ता क्यों नहीं है। एक दो छोटी जनरल नॉलेज भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो उसके अंदर सपोज सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे सावर, खट्टा है। और अगर सल्फर का कंटेंट अगर उसमें कम हो तो हम बोलेंगे स्वीट यानी मीठा है। दिस इज अगेन फॉर प्रीलिम्स जी के कभी पूछ ले। हाँ, तो ऑयल के एक बैरल का प्राइस क्या चल रहा है 2017 में, कुछ $50 से लेके फिर अब जाता है $74, फिर वापस गिरता है, फिर अब जाता है, फिर गिरता है। वो हमने पढ़ा था कैसे ओपेक ग्रुप और रशिया ने मिलकर प्रोडक्शन कट किया, तो सप्लाई कम होती है, डिमांड तो ऑयल सबको खरीदना है तो प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा सीन दिखता है। लेकिन उसके बाद जब प्राइस बहुत बढ़ने लगे तो अमेरिका ने इराक को प्रेशर किया कि आप ज़्यादा ऑयल का उत्पादन करो, क्योंकि इराक में आप जानते हैं उन्होंने अपनी सरकार पपेट रिजिम बना के रखी है। तो फिर वापस थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नीचे दाम गिर जाएंगे, फिर उस हिसाब से कम ज़्यादा वापस कुछ होते रहता है। अल्टीमेटली हम लोग पहुंचते हैं 2019 दिसंबर और फिर 2020 जनवरी, तो $62 पर बैरल से गिरते गिरते $22 पर बैरल तक पहुंच गया। तो प्राइस सस्ता कैसे हो गया, क्योंकि उस वक्त कोरोना के चलते आप जानते हैं कि लॉकडाउन और एयर ट्रैवल बंद, ट्रांसपोर्ट भी बंद, तो ट्रक को भी कम पेट्रोल डीजल चाहिए होगा। लेकिन उस वक्त रशिया ने अपना प्रोडक्शन कट नहीं किया, तो मतलब सप्लाई तो ज्यों का त्यों था, डिमांड बहुत गिर रही थी क्योंकि सब लोग जगह लॉकडाउन था। तो रिजल्ट क्या होगा, प्राइस गिर जाएंगे। उसके बाद पूरे साल में 2020 में ट्रेंड क्या रहा अप डाउन का, वो खुद से दोस्तों कभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया 2020-21 का, तो उसमें वो देगा अपने सेकंड वॉल्यूम के चैप्टर में, तब हम लोग देख लेंगे। हर महीने ऊपर गया नीचे गया द हिंदू को तो लिखना पड़ेगा, उसका मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री पॉलिटी वो सब छोड़ के इसमें घुस जाए। ये स्लाइड में आने से पहले मैं एक और स्लाइड पहले दिखा दूं। प्रीलिम 2018 के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे गए, तो वो तो पूछते हैं हर साल, उसमें क्या नई बात है। वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सा समंदर या कौन सा देश है आते हैं। लेकिन ये 2018 का पेपर थोड़ा यूनिक रहा, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम पे जो प्रश्न पूछे गए वो ऐसी जगहों के विच वेर इन न्यूज फॉर नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन तो आप बोल सकते हैं सपोज कि WTO की समिट हुई या वहां पर कोई दूसरी ऐसी पॉजिटिव खबर आई हो, ऐसा नहीं, नेगेटिव खबर। जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाउन आर समटाइम्स सीन इन न्यूज, अलिप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मौसूल पैलेस्टाइन, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान। ये क्या है, स्वीडन या नॉर्वे की कोई जगह है जहां पर नोबेल प्राइज मिलते हैं? नहीं, ये हर एक जगह आतंकवाद या कि उस नेगेटिव न्यूज में ही चलते हैं। तो पूछा था 2018 में। फिर उसी साल एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजन्स आर समटाइम इन न्यूज,
कैटेलोनिया इन स्पेन, क्रीमिया इन हंगेरी, मिंडानाओ इन फिलीपींस, ओरेमिया इन नाइजीरिया। अगेन नेगेटिव न्यूज में रहते थे, जैसे क्रीमिया तो आप जानते हैं रशिया ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, या कैटेलोनिया तो वो स्पेन से अलग, हम अपना अलग देश बनाएंगे, ऐसी उनको होशियारी आ गई थी। तो अगेन नेगेटिव न्यूज वाली चीजें पूछी गई। फिर उसी साल एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफरिंग फ्रॉम सीवियर फेमाइन और एथनिक कंफ्लिक्ट्स, भूखमरी से और अकाल से, या ये सब वंशीय जो हत्याएं होती हैं उससे जूझ रहे हैं। तो अंगोला, जाम्बिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, वेनेजुएला वगैरह। तो ये शब्द हमको दिखाता है कि नेगेटिव टाइप ऑफ प्लेसेस के प्रश्न तीन आए थे, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी, तीन आए थे। लेकिन फिर 2019 की प्रीलिम में वापस ऐसा कोई ट्रेंड दिखता नहीं। सो फॉर दिस रीजन ओनली मैंने आपको आगे भी बताया, वो जो प्रश्न है राइस का और दूसरा की वेजिटेबल ऑयल हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर साल वो चीज़ आए। अब कुछ ध्यान हमारा रहना चाहिए, बट बाकी सब छोड़ के यही चीज़ मेन है वो हमने टालना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आए तो क्या कर सकते हैं, 50-50 करो। और दूसरा की नज़र रखनी चाहिए न्यूज़पेपर की कि एक दो चीज़ हमको याद रहे, जैसे कैटेलोनिया स्पेन में है, या क्रीमिया तो वो हंगेरी में नहीं, वो तो यूक्रेन में है, वो रशिया ने कब्जे में किया वगैरह। बड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी लॉजिक पर 2019 सितंबर में एक यमन का रेबल ग्रुप, विद्रोही समूह, उन्होंने सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, अरामको कंपनी, जो कि ऑयल प्रोडक्शन करती है, उनके तेल के कुओं पर ड्रोन की मदद से हमला कर दिया, जिसके चलते कुछ टाइम के लिए ऑयल प्रोडक्शन सस्पेंड करना पड़ा और ग्लोबल प्राइस में क्राइसिस आ गई थी। तो ये जो अब जगह हो गई, जैसे अबाकी खुरैश या ये हाउथी रेबल्स, दे बिलोंग टू शिया ग्रुप इन द यमन, और तो कुछ कुछ पता होना चाहिए न्यूज़ में जो चल रहा हो। एनीवेज कमिंग बैक, प्रश्न एक नया और टॉपिक बन रहा है कि अमेरिका के अंदर ऑयल के प्राइस नेगेटिव जोन में चले गए। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर हम कहें कि शेयर के प्राइस अप या डाउन हो गए तो कैसे पता चले? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसका सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स सूचकांक, वो देख के पता चल सकता है। उसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर ऑयल के प्राइस क्या अप डाउन चल रहे हैं, तो उसके लिए ब्रेंट इंडेक्स देख सकते हैं। उसी प्रकार यूएसए में ऑयल के प्राइस क्या चल रहे हैं, उसके लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सब लोग ऑयल को बाय करने के, सेल करने के एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहते हैं। तो उसमें क्या प्राइस चल रहा है वो देख के हमको पता चले क्या अप डाउन हुआ है। तो 2020 में पता चलता है कि वो उनका जो ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर बैरल के प्राइस नेगेटिव जोन में चले गए। मान लीजिए हो -$10। तो ये क्या दिखाता है, जो सेलर है, विक्रेता, वो आपको $10 लेगा कि भाई मेरे गोडाउन से आप ऑयल बैरल लेके जाओ, मतलब ग्राहक को पैसा नहीं देना, ग्राहक को उल्टा सामान ले जाने के लिए वो पैसा दे रहे हैं। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा करते करते वन बैरल सेलिंग फॉर -$40 इन 2020 अप्रैल। उसका कारण ये था कि कोरोना लॉकडाउन के चलते आप जानते हैं सब एयर ट्रैवल, ट्रक ट्रैवल, वो सब कम हो गया था, तो फ्यूल की डिमांड भी कम हो गई थी। अब ऐसी परिस्थिति में ये टेक्सास और अमेरिका के जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं वो अपना ये जो ऑयल का कुआं है वो बंद कर दे, ऑयल ड्रिलिंग बंद कर दे, तो उसको वापस रिस्टार्ट करने में बहुत खर्चा आता है। अब वो खर्चा कैसे आता है वो सब नेट पे हम लोग पढ़ सकते हैं, बट हमारे लिए काम का नहीं। आप ऐसा विजुलाइज करिए कि सपोज आपकी मम्मी रोटी बना रही है, तो तुरंत दाली और रोटी बनेगी नहीं, पहले 5 मिनट आपने तवा गर्म करने देना पड़ता है। तो उसको और आगे बढ़ाओ, सपोज स्टील की भट्टी हम लोग चला रहे हैं, स्टील फर्नेस या आयरन फर्नेस, तो एक बार उसको जला दिया तो फिर वो कंटिन्यूअसली 3 महीने 6 महीने तक कंटिन्यूअसली उसको रात दिन चलाते ही रहना पड़ेगा। एक बार फिर आप बंद करेंगे तो वापस 1500 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए कितना एनर्जी चाहिएगी, राइट? सो फॉर सम रीजन उसको एक बार बंद किया तो वापस शुरू करने के लिए बहुत टाइम और पैसा लगता है। सो विल नॉट स्टॉप द ड्रिलिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जितना ऑयल बैरल बना रहे हैं कोई खरीदने वाला है नहीं, और हमारे पास गोडाउन में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं। इसलिए हम लोग टेम्पररीली ग्राहकों को बोल रहे हैं कि भाई ये आप ले जाओ, हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं, और हम आपको सामने से पैसा देते हैं, बट दिस इज फॉर टेम्पररी, फिर तो वापस धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। तो इससे हमको क्या फायदा? हमको कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपना ऑयल मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं और वहां तो प्राइस पॉजिटिव रेंज में चल रहे हैं। और दूसरा कि अगर हम लोग अमेरिका से भी इंपोर्ट करना शुरू करें, फिर भी हमारी सरकार ऐसी है कि उस पर इतनी एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स लगा देगी कि वो हमको 70-80 रुपये में ही पड़ेगा। सो दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक कि ऑयल भारत में सस्ता क्यों नहीं है। क्योंकि हमने देखा ये
कोरोना क्राइसिस के चलते रशिया ने तो प्रोडक्शन अपना फिर भी कम नहीं किया, तो ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, और अमेरिका में तो नेगेटिव में चल रहे, तो भारत में तेल सस्ता क्यों नहीं? एक जमाने मतलब नेहरू गांधी के जमाने में एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म थी पेट्रोल डीजल के लिए, यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होंगी उनको सरकार बोलेगी कि आप स्पेसिफिक प्राइस पर ऑयल बेचो पेट्रोल डीजल, और हम आपको सब्सिडी देंगे। तो सपोज ये इंडियन ऑयल ने तय किया हो कि मुझे डीजल 25 रुपीज़ में बेचना है, कंसिडरिंग द इम्पोर्ट रिफाइनिंग प्रॉफिट, तो 25 रुपये में मैं बेचना चाहता हूँ, प्लस टैक्सेस उस पर जो लगे वो तो मैंने जनता से लेके सरकार में जमा करने। तो सरकार उसे कहेगी नहीं 25 में मत बेचो, क्योंकि हम चाहते हैं डीजल सस्ता मिले, सपोज 20 रुपी, ताकि फार्मर उसको खरीद सके और उसकी मदद से वो जो अपने डीजल पंप सेट चलाता है जिसकी मदद से वो इरिगेशन सिंचाई करता है उसमें मदद हो। तो सरकार बोलेगी नहीं 25 का माल आप 20 में बेचो, और आपको जो नुकसान हुआ कितना 5 रुपए का, वो हम आपको सब्सिडी के रूप में देंगे फॉर योर लॉसेस। सो दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म पेट्रोल डीजल। लेकिन ऐसा करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि सरकार का सब्सिडी का बिल बहुत बढ़ जाएगा, जिसके चलते फीजल डेफिसिट यानी राजकोषीय खात वो भी बढ़ती जाएगी। तो 2002 से लेकर 2014 में धीरे धीरे करके सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस को डी कंट्रोल कर दिया। मतलब हम लोग तय नहीं करेंगे, वो बाजार शक्तियां मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, हम लोग कोई सब्सिडी भी नहीं देंगे। तो प्रेजेंट सिस्टम ऐसा है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां डेली मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उस हिसाब से वो प्राइस उसका जो प्राइस है उसको रिवाइज करते हैं। उसके लिए उनकी एक फॉर्मूला है जिसका सिद्धांत है ट्रेड पैरिटी प्राइस यानी टीपीपी। अब वो ट्रेड पैरिटी प्राइस क्या है, कैसे फॉर्मूला काम करती है, सुबह 6 बजे अपडेट करते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत काम का नहीं। बहुत खींच के याद इतना रखना है कि ये ट्रेड पैरिटी प्राइस वो ऐसी चीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल सस्ता हो जाएगा क्रूड ऑयल, तो भारत के अंदर भी ये पेट्रोल डीजल सस्ता दिख सकता है। सो सपोज ऐसा करते करते मान लीजिए कि तय हुआ प्राइस 30 रुपीज कि ये इंपोर्ट का रिफाइनिंग का प्रॉफिट का, और उस हिसाब से ट्रेड पैरिटी प्राइस 30 रुपये में बेचना है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार बोलेगी हाँ 30 रुपये में बेचो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेंगे आप जनता से कलेक्ट करना, हमको दे देना। तो पर ये टैक्स इतने ज़्यादा है कि ये आप जानते हैं पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क लगता है, और राज्य सरकार का वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। तो कुल मिला के 30 रुपये का डीजल बाजार में हमको 70 to 80 रुपीज़ में मिलता है, क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। और ये अगर इंटरनेशनल मार्केट में 30 के बजाय 20 रुपये हो जाए तो भारत सरकार और राज्य सरकार अपने टैक्स बढ़ा देंगे, तो हमको तो अल्टीमेटली 80 में ही मिलेगा। क्या वो क्या क्यों कैसे और वाई नॉट चीप, और उससे क्या इकोनॉमी को नुकसान, ऐसे जीनेरिक टाइप के प्रश्न, और सरकार जहां पर नेगेटिव लाइट में दिखे, सरकार को ऐसा क्रिटिसाइज करना पड़े, ऐसे प्रश्न यूपीएससी आजकल पूछना टालती है। और दूसरा कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार गलत कर रही है टैक्स लगाकर, क्योंकि सरकार को भी गरीब कल्याण योजना के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, पर्टिकुलरली कोरोना क्राइसिस के बाद जहां पर ये माइग्रेंट वर्कर्स पुअर पीपल मुफ्त में सबको अनाज देना है, तो हवा में पैसा आता नहीं, सब लोग इनकम टैक्स भरते नहीं, टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा है। तो पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है जिसमें आप टाल नहीं सकते, वो टैक्स तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा। सो दैट इज सम वे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मोबिलाइज मनी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें एक एंगल था ऑयल का, वो देखा। दूसरा एंगल की गोल्ड। अब गोल्ड को उसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अलग अलग योजनाएं क्या थी, वो हम ओरिजिनल फुल लेंथ लेक्चर सीरीज में देख चुके हैं। उसमें उसके बाद नए अपडेट्स क्या है, पेज 69 पर है। नए अपडेट्स के अंदर कोरोना क्राइसिस के दौरान गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे हमको लगता है कि ओवरऑल बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण क्या है, आसान है, लॉजिकली आप बनाना शुरू करो। लॉकडाउन है तो गोल्ड माइंस के अंदर भी लॉकडाउन होगा, तो वहां पर मजदूर उसका जो भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगा। पहले मान लीजिए 100 किलो आता होगा, अभी 50 किलो ही उत्पादन हो रहा होगा। सेकंड, कोरोना के चलते शेयर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है कि कंपनियां प्रॉफिट करेंगे कि नहीं, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं। इवन बॉन्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है कि कंपनियां इंटरेस्ट का पैसा भी वापस कर पाएंगी कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में इन्वेस्टर सोचते हैं शेयर बॉन्ड छोड़ो, गोल्ड इज सेफ इन्वेस्टमेंट, इसी में आप इन्वेस्ट करें। तो सप्लाई एक तो कम हो रहा है, लेकिन पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, दाम और बढ़ जाएगा। एंड इन बिटवीन चाइना इंडिया में झगड़ा हो जाता है, सब बॉर्डर क्राइसिस, यूएसए चाइना में झगड़ा चलते रहता है, वो जापान से ये करना है, साउथ कोरिया से ये करना है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी लोगों को लगता है कि जो
बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी, एंड देन बेटर हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें। सो एज ए रिजल्ट डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई थोड़ा कम है, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों ये गोल्ड के प्राइस, तो बॉन्ड यील्ड और गोल्ड के प्राइस में क्या रिलेशन है, या फिर कि जैसे जैसे डॉलर के अंदर उनके यूएस फेडरल रिजर्व के रेपो रेट कम होते हैं तो गोल्ड के प्राइस पर क्या असर होती है वगैरह वगैरह। ऐसे 25 जात के हम लोग बना तो सकते हैं एंगल्स, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के यूपीएससी पेपर्स का एनालिसिस करें तो ऐसा कोई ट्रेंड दिखता नहीं कि उन्होंने एक भी बार प्रश्न पूछा हो गोल्ड की ये सब हाउ इट इज रिलेटेड विद बॉन्ड यील्ड और डॉलर प्राइस और रेपो रेट। बहुत खींच के यूपीएससी ने प्रश्न जो पूछे हैं वो योजनाओं के बारे में पूछे हैं कि वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या थी या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या थी वगैरह। तो इसमें बनाने वाले तो आर्टिकल भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, बट वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम। सो करंट अकाउंट डेफिसिट ओके, ऑयल का एंगल, गोल्ड का एंगल, कुछ नए अपडेट्स देखे, पूरी थियरी तो हमने आगे पढ़ ही ली थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि हमने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट की अलग अलग स्कीम्स, वो सब भी हमने पढ़ा था। एक दो नए अपडेट्स आए हैं वो भी देखते हैं, बट आई थिंक बेटर वी टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये और 50-60 मिनट तक क्लास चलेगी, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।